नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ पूरा समाप्त किया। पहले सारांश पढ़ा, उसके बाद इसकी सविस्तार व्याख्या पढ़ी। आज का हमारा यह क्लास क्वेश्चन आंसर पर होगा। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं, हम उन क्वेश्चंस का समाधान करेंगे। और आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रश्न होते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बच्चों की एक समस्या होती है कि मैम चैप्टर तो पूरा समझ में आ गया, चैप्टर अच्छा लगा, पूरा समझ में आ गया मैम, लेकिन क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होता। तो बच्चों, जब क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होता तो लर्न क्यों करते हो, है ना? पिछले बार भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई चीज मतलब होता क्या है ना बच्चों, कि हर व्यक्ति का, हर बच्चों का जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेते हैं, है ना? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीजों को समझ तो जाते हैं, समझने में उन्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रश्न का जब वो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन का जब वो आंसर देखते हैं या पढ़ते हैं या उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो याद नहीं होता, है ना? शब्द जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि अरे इस लाइन के बाद कौन सा लाइन था, कौन सा शब्द था। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लर्न तो उस समय कर लेते हैं कि हाँ मैम, जब लर्न करता हूं तो लर्न हो जाता है, लेकिन जब लिखने बैठता हूं या कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वो सारी चीजें ना दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन होगा, वर्ड टू वर्ड आपसे अगर लर्न नहीं होता है तो लर्न मत करो। लिखने की, स्वयं आंसर लिखने की कोशिश करो। क्लास 10 में हो, इसके लिए अपने शब्द भंडार को थोड़ा सा समृद्ध करो। अब शब्द भंडार क्या होते हैं मैम, है ना? मतलब शब्द भंडार मीन्स वोकैबुलरी, है ना? जो शब्द होते हैं, जो भी तुम नए नए शब्द देखते हो या चैप्टर में जो शब्द आते हैं जिनसे तुम पहली बार परिचित होते हो, उसको एक बार, दो बार पढ़ो, उसको ध्यान से देखो कि ये शब्द है तो इसका अर्थ क्या होगा, है ना? और उस अर्थ को, अगर वो अर्थ नहीं समझ में आता या उसको शब्द में दिक्कत होती है, मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई दिक्कत है तो, है ना? तो आज जो हमारे दिमाग में एक हमेशा से एक धारणा है ना, क्वेश्चन है तो उसका आंसर लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। तो इस रट लेने वाली विद्या से अगर छुटकारा पाना है, और ऐसे बच्चे जो रट नहीं पाते हैं, उनके लिए आज का ये जो हमारा क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, अगर तुम्हें ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम इस क्लास में हमारे जो भी अभ्यास संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों का समाधान ढूंढेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना? एक आंसर के तो अगर साहित्य की हम बात करें तो उसमें संभावित बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई बार तुम बोलते हो मैम, ये अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितने लाइन में होगा, कितने लाइन में हमें लिख देना है ना? कितना लिखें कि आंसर पूरा हो जाए? तो ये कोई खाना और ये कोई वो मात्रा वाली चीज नहीं कि इतना ले लोगे तो पेट भर जाएगा, इतना लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उस क्वेश्चन के अंतर्गत जितनी संभावित चीजें आ सकती हैं, जितनी संभावित पॉइंट्स आ सकते हैं, बिंदु आ सकती हैं, उन सबको हमें लिखना है। वो हो सके तो तुम्हारा, अगर तुम 3 या 4 लाइनों में अपने आंसर को व्याख्यायित, अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह व्याख्यायित कर दो तो वो 3 लाइन ठीक है, 4 लाइन में कर दो तो वो 4 लाइन ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी, ये उन बच्चों के लिए मैं नहीं कह रही हूं जहां पर वर्ड लिमिट्स आते हैं, है ना, कि इतने शब्दों में अपने आंसर को पूरा करना है, इतने शब्दों के अंतर्गत हमें आंसर लिखना है। जब शब्द दे देते हैं कि इतने शब्द के अंदर लिखना है, अगर लिमिट दे दिया है तो फिर हमको उस लिमिट के अंदर ही लिखना है, बट उस लिमिट के अंदर भी हमारे जो संभावित पॉइंट्स हैं वो सारे आने चाहिए, ठीक है? तो आज हम प्रश्नों को पहले समझेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो वो पूरा एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हमारा आंसर
अच्छा बन पड़ता है ना, जिससे हमें क्लास 10 में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं जब हमारी कॉपी बाहर में जाएगी चेक करने के लिए, है ना। तो कैसे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हम अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इस बात पर तो हम लोगों ने पाठ में भी ध्यान दिया था ना कि जो कैप्टन थे वो सेनानी नहीं थे, सेनानी मतलब सेना में नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी लोग उनको क्या कहते थे? कैप्टन। तो ऐसा क्यों कहते थे? दिस इज द क्वेश्चन, क्यों। अब इस क्यों का हमें अपने आंसर में जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिंदु पे हम बात करें तो सेनानी न होते हुए भी कैप्टन ने देशभक्ति की एक नई मिसाल हमारे सामने प्रस्तुत की थी। ठीक है, यह हुआ पहला लाइन। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि बार बार मूर्ति पर चश्मा बदल देना कैप्टन का देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, जिसको देखकर या जिसको देखकर वहां के जो लोग हैं या जिसे देखकर लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया बच्चों कि कई बार हमें दिक्कत होती है कि मैम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस आंसर को हम कैसे सजा कर लिख सकते हैं। तो इसे हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित कारणों के वजह से, कई बार होता है ना 3-4 कारण हमारे दिमाग में है कि मैम इस वजह से भी हो सकता है, तो उसे हम कॉपी पे कैसे उतारेंगे, है ना। तो उसे कॉपी पे उतारने का एक और तरीका होता है, आंसर को हम पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, निम्न माने नीचे, ठीक है, नीचे लिखित निम्नलिखित कारणों से सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहकर पुकारते थे। ठीक है, थे लिखा या है भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे थे दिया हुआ है तो तुम थे लिख सकते हो। अगर रहता क्यों पुकारते हैं तो वहां है देना ज्यादा एप्रोप्रिएट होता, ज्यादा उपयुक्त होता, लेकिन चूंकि थे है तो तुम थे लिखो। थे लिखने के बाद एक तुमने डैश दिया। ठीक है, जहां पर तुम्हारा थे कंप्लीट हुआ है उस लाइन को तुम वहीं तक रहने दो एंड देन फिर नीचे लाइन से शुरू करो। ठीक है, एक में ही जब हम लोग कारण लिखते हैं ना तो उसको एक ही पैराग्राफ में जब तुमने निम्नलिखित लिख दिया तो क्या करोगे, पॉइंट वाइज उसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो डैश देकर नीचे से लिखना शुरू किया। अब जब नीचे से लिखना तुमने शुरू किया तो फिर उसमें चीजें हैं कि कई बार तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 ये कारण, पॉइंट नंबर 2 ये कारण, पॉइंट नंबर 3 ये कारण, या क्या कर सकते हो तुम बुलेट साइन जिसको कहते हैं ना, लाइक एक सर्कल दे दिया, सर्कल, एक पॉइंट में सर्कल, दूसरे पॉइंट में सर्कल, एक पॉइंट लिखा, फिर एक पॉइंट दिया, देन फिर तुमने लिखा, या तुमने स्टार बना दिया, पहला लाइन लिखा, स्टार बनाकर दूसरा वाक्य, स्टार बनाकर तीसरा वाक्य, इस तरह भी अपने आंसर को लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े बच्चों। इसमें भी अगर तुम्हें कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो कि मैम ये वाली चीज नहीं समझ में आई, इसको फिर से आप इलाबोरेट कर दो अच्छे से, या इसकी और अच्छे से व्याख्या कर दीजिए, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रश्नों को जरूर लिखना कि तुम्हें क्या चीज में दिक्कत आ रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ये एक कथन है। ठीक है, उसके बाद डैश देकर अब इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे यह जो कथन ये तुम्हारे पाठ का है। अब इससे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, है ना। तो हालदार साहब को पहले मायूस होना माने उदास हो जाना। तो इन पूरे चैप्टर में मायूस कब होते हैं हालदार साहब, याद है तुम्हें? जल्दी जल्दी, जब वह नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति देखते हैं, उस समय उदास होते हैं ना। ठीक है, तो नेताजी जो हैं हालदार साहब इसलिए मायूस हो जाते हैं क्योंकि मोतीलाल मूर्ति वाला चश्मा बनाना भूल गए थे। एक लाइन है ना वहां पे, जब ऐसा हमें पता चलता है कि अब कैप्टन मर गया, तो एक वाक्यांश है कि अब जो मूर्ति है उस पर क्या होगा, चश्मा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि कैप्टन मर गया और जो मूर्तिकार है, जो मोतीलाल जो है, वो मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। ठीक है। हल्दार साहब को बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी या अच्छी नहीं लगती थी। बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हल्दार साहब मायूस हो गए। देखो कितने स्पष्ट और एकदम क्लियर सरल शब्दों में हम अपने आंसर को कह रहे हैं, है ना। तो मैं जैसे कह रही हूँ वैसे आप लिख सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर लिखने में प्रॉब्लम होगी, फिर अगर मैं भूल गया तो? बच्चों अगर भूल गए तो एक बार फिर से मेरी जितनी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, है ना, उसको देखो। जितनी बार चीजों को देखोगे उतनी बार वो चीजें तुम्हारे दिमाग में आती जाएंगी, उतनी बार वो चीजें मेमोराइज होती जाएंगी। एंड देन जब तुम उसको समझ कर लिखोगे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तुम वैसे ही लिखोगे, है ना, कुछ अलग से तो लिखना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंत में ही होता है ना, कि जो सरकंडे का बना चश्मा जो है वह देखकर क्या होता है, हल्दार साहब खुश हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, है ना। तो सरकंडे का बना चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में आज भी देशभक्ति की भावना खत्म नहीं हुई, है ना। आज भी लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना है। आज भी वहां उस कस्बे के लोगों को, या आज भी लोगों को बिना चश्मे वाली सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति है वह खटकती है, वह अच्छी। शब्द, जितने शब्द लाने हैं ना, नए नए शब्द लाने अपने आंसर्स में लाओ। खटकती है, अच्छी नहीं लगती, आहत करती है, बुरी लगती है, इन सब में से कोई भी एक शब्द तुम अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है। तो यह उम्मीद, हाँ, अब यहाँ पे है क्या उम्मीद जगाता है? तो सरकंडे पे बना हुआ चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। छोटे बच्चों द्वारा यह प्रयास किया जाना इस बात का संकेत है कि आज भी इस समाज से देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई। और चूंकि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य होते हैं और यही आगे चलकर हमारे देश का निर्माण करते हैं, तो निसंदेह हमारा देश अच्छे हाथों में है। कितना क्लियर है ना, कितना इजी है। इसी हल्के दिमाग के साथ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर समझने की पहले कोशिश करो। हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते हैं, एक जो वर्ड है ना वो पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं? देखो, उम्मीद, क्या उम्मीद जगाता है? उम्मीद वाला ये आंसर होगा, ये वाला, ये इस लाइन के बाद इस लाइन है, इस लाइन के बाद इस लाइन है, लिख देना है। क्वेश्चन आ गया दूसरा, अगर शब्द को मरोड़ दिया या चेंज कर दिया, हाँ मैम मैंने तो ये लर्न ही नहीं किया था, लर्न किया था, समझा नहीं था, है ना। तो चीजों को समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दार साहब इतनी छोटी चीज पर भावुक क्यों हो जाते हैं, है ना। तो वह भावुक इसलिए होते हैं क्योंकि देशभक्ति की भावना उनके लिए कोई मजाक की चीज नहीं है। बिना चश्मे वाली मूर्ति हल्दार साहब को आहत करती है ना। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब चूंकि जो मोतीलाल जो है वो मोतीलाल मूर्ति वाला चश्मा लगाना भूल गया, कैप्टन मर गया, तो अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, उन्हें इस बात की चिंता होती है। और जैसे ही, है ना, वो देखते हैं कि छोटे बच्चों द्वारा नेताजी को चश्मा लगाया गया है, यह बात उनके हृदय को प्रफुल्लित कर देती है। प्रफुल्लित शब्द लास्ट में लिखा हुआ है ना कि बुक में, जिसको मैंने व्याख्यायित भी किया था, खुशी। तो ये वाला वर्ड आप वहां से लेकर आ सकते हैं अपने आंसर में, कि उनको प्रफुल्लित करती है ना, उन्हें खुश करती है। तो इस बात को देखकर, बच्चों द्वारा यह प्रयास को देखकर वो भावुक हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय, ठीक है, मतलब आशय का मतलब होता है कि क्या मतलब, इस चीज को आप क्लियर कीजिए, सविस्तार इसकी व्याख्या कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए कि लेखक क्या कहना चाह रहा है इन शब्दों के माध्यम से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का
जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के बहाने ढूंढती है। अब यहां पर लेखक अपने देश के शहीदों और बलिदानों का सम्मान न करने वाले देश के भविष्य के पर बात कर रहे हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं या जो देशभक्ति के मजाक उड़ाने वाले जो व्यक्ति हैं या अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले व्यक्ति हैं, अगर इस तरह का हमारा समाज हो जाएगा तो हमारा समाज किस बिंदु पर जाकर रुकेगा। इस प्रश्न की ओर लेखक की क्या होती है, चिंता होती है ना। इस चिंता के बारे में वो कहते हैं कि आज के समय में हमारे देश का जो निर्माण है, क्या वह हमारे देश का जो भविष्य है वो कैसा होगा, है ना। क्योंकि देखो, हम आसपास की चीजों को देखकर ही तो अपने भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, है ना। तो जब पान वाले द्वारा कैप्टन का मजाक उड़ाया जाता है तो यह मजाक जो है वह लेखक को पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। अपने वह इस कथन के माध्यम से उन समस्त स्वार्थी लोगों पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। उन समस्त स्वार्थी लोगों की बात कर रहे हैं कि इस तरह का समाज हमें किस ओर लेकर जाएगा, है ना। इस तरह का जो समाज है वो क्या करता है कि जो देशभक्ति से ओतप्रोत लोग हैं, जिसने अपनी जवानी जिंदगी खुशी सब कुछ होम कर दी, है ना, उन पर वो हंसते हैं और अपने लिए बिकने के बहाने ढूंढते हैं। अर्थात बिकने का बहाना ढूंढना अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति का अवसर ढूंढना, है ना, न कि वो देश के बारे में सोचते हैं। तो इस कथन के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने एक चिंता या एक असुरक्षा की भावना व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, पान वाला एक कैरेक्टर हमारे पाठ में आया है, उसका रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। मैम, रेखा चित्र क्या होता है ना। तो रेखा चित्र का एक अर्थ होता है कि रेखा मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा, दागी या एक लाइन, है ना। उस लाइन द्वारा पूरा का पूरा एक चित्र बना देना, स्केच बना देना। तो रेखा चित्र का इंग्लिश स्केच होता है। और हिंदी में क्या होता है, उपन्यास में शब्दों के माध्यम से, ठीक है, उस व्यक्ति का बहुत खूबसूरत सा चरित्र, बहुत खूबसूरत का इन द सेंस कि उसकी एक एक आचरण का बहुत ही सजीवता के साथ वर्णन, कि अमुक व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है ना। तो जैसे हमारे पाठ में आता है ना कि जो पान वाला है एक वो हंसमुख इंसान है, उसका जो स्वभाव है वो हंसमुख है, उसकी तोंद निकली हुई है, जब वो हंसता है तो उसकी लाल पीली बत्ती सी दिखती है, तोंद थिरकता है ना। पान वाले का चरित्र 2-4 लाइनों में आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छे से उसको लिखा गया है। इस प्रश्न में आप थोड़ा सा और भी उसके जो कैरेक्टर को और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि जो चश्मा वाला जो पान वाला है, एक तरफ तो वो क्या करता है, हंसमुख स्वभाव का है ना, एक तरफ वह कैप्टन का मजाक भी उड़ाता है। लेकिन वही पान वाला जब कैप्टन मर जाता है तो वो भावुक हो जाता है ना। उसके बारे में हालदार साहब को बताते बताते उसकी आंखें छलक जाती हैं। आंखें छलक जाना मतलब आंखों से आंसू निकलने लगना, है। वो आंसू पोंछते वो कहता है कि कैप्टन मर गया। मतलब वही कैप्टन जब वो जिंदा था तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी मजाक भी उड़ाता है वो, है ना, उसकी जो हंसी भी उड़ाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वह उदास भी होता है, उसे बुरा भी लगता है, वह दुखी भी होता है। तो एक तरफ वो मजाकिया भी है और दूसरी तरफ सहृदयी भी, अर्थात मन का वो कोमल है ना। अब किसी का मजाक उड़ाना, है ना, या किसी को कुछ कह देना मजाक में, इसका यह अर्थ नहीं होता ना कि जो अमुक व्यक्ति है वो बुरा है ना। लेकिन यहाँ पर जो पान वाला है उसका चरित्र बहुत सुंदर, छोटा ही है लेकिन पाठ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मुख्य रूप से उसकी जो भूमिका है वह सामने आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल,
कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो अच्छे से कि एक जो लाइन है देने के बाद वो कह रहे हैं कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर, क्योंकि ये जो टिप्पणी है वो पानवाला करता है कैप्टन के लिए, है ना, तो पूछ रहे इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया, मतलब तुम्हारा रिएक्शन पूछ रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको इस तरह के क्वेश्चन को लर्न करके रट कर लिखना पसंद करते हैं, लेकिन इस आंसर को लिखने का एक बहुत सुंदर यह भी तरीका है बच्चों कि तुम अपनी प्रतिक्रिया, तुम्हारा जो रिएक्शन है वह तुम अपने शब्दों में लिखो कि तुम्हें क्या लगता है ना। जब पान वाला जो है कैप्टन के प्रति इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो इस टिप्पणी पर, ठीक है, इस टोंट पर, इस कमेंट पर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम ही लिखोगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है कि मैम इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं अपने आंसर को, अपने विचारों को किस बिंदु तक पहुंचा सकता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना, फिर मैं उसका समाधान करूंगी, ठीक है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए, है ना बच्चों। अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। मतलब ये देंगे कुछ वाक्य हैं जिसको पढ़कर आपको बताना है कि अमुक पात्र की कौन सी विशेषता, पात्र मतलब कैरेक्टर, है ना, उसकी कौन सी विशेषता हमें समझ आती है। क नंबर, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। अब इनसे उनके पात्र की कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया है कि वह बार बार क्या करते हैं, चौराहे नेताजी के चश्मा को निहारते हैं। निहारते मतलब उसे देखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत वाक्यांश को देखकर हमें प्रतीत होता है कि हवलदार साहब के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है ना, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। चूंकि बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हवलदार साहब देशभक्ति या आजादी के महाआंदोलन में, है ना, देशभक्ति के महाआंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका है या उनके महत्व को स्वीकारते हैं, है ना, और इसी वजह से और उनके आगे नतमस्तक होकर बार बार उनके चश्मे को बार बार उनकी मूर्ति को क्या करते हैं, निहारते हैं और अपना सम्मान प्रकट करते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि जो पान वाला है, जब कैप्टन जीवित होता है तो पान वाला एक तरफ उसका मजाक उड़ाता है ना, लेकिन दूसरे ही तरफ जब वह मर जाता है या जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पान वाला उदास हो जाता है ना। वह नम आंखों से हवलदार साहब को बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई। यह कथन हमें यह संकेत देता है कि पान वाला एक सहृदयी व्यक्ति था, है ना, जो कैप्टन के जाने से दुखी होता है। क्लियर, मतलब छोटा, तुम्हें सिर्फ उस लाइन की क्या करनी है, विशेषता बतानी कि ये लाइन पढ़कर, उस वाक्य को पढ़कर क्या विशेषता हमें समझ आती है, ठीक है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, तो कैप्टन का बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देना उसकी देशभक्ति का प्रतीक है ना। बार बार चश्मा लगाना यह इंगित करता है कि वह देश में या वह देशभक्तों का जो महत्व है उसे स्वीकारता है, और बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को आहत करती है, उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह बार बार एक तरफ तो वो क्या करता है, अपने पेशे को वो जारी रखता है ना, और दूसरी तरफ अपने देशभक्ति की भावना को भी वह खत्म होने नहीं देता। क्लियर, ये भी हम लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा। आप अपनी कल्पना से लिखिए, मतलब यहां भी तुम्हारी ही कल्पना है
है ना, तुम्हारा ही इमेजिनेशन है कि तुम क्या सोचते हो। कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, उनके अंदर उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र होगा, मतलब वो क्या सोचते होंगे कि कैप्टन कैसा है। तो कैप्टन नाम से ही, मतलब ये आप भी सोच सकते हैं, है ना, मैं आंसर बता रही हूं, आपको एक क्लू दे रही हूं, आप इसको विस्तार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब तक उसको साक्षात नहीं देखा था तब तक हो सकता है हालदार साहब सोचते हो कि जो कैप्टन है वह फौज का सिपाही रहा होगा या फिर नेताजी का साथी रहा होगा, है ना, जिसके वजह से लोग उसे कैप्टन कहते होंगे। या यह भी सोच सकते हैं कि वो बिल्कुल लंबा चौड़ा रौबीला एक युवक होगा, है ना, जिसके शारीरिक गठन को देखकर लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे। तो इस तरह से, चूंकि आपकी सोच है, आपकी कल्पना है, तो कल्पना तो फिर शब्दों से परे हो जाती है कभी कभी, है ना, तो उस कल्पना को ही शब्दों के माध्यम से आपको इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है ना, मतलब हम ऐसा देखते हैं, है ना, चौराहे पे या कस्बे में, शहर, महानगर, मतलब हर जगह इस तरह की मूर्ति हमें दिखती है। इस तरह की मूर्ति, पहला क्वेश्चन है क नंबर, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो निसंदेह इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य ये हो सकते हैं कि हम अमुक व्यक्ति, जिनका भी हम लोगों ने, जिनकी भी मूर्ति लगी है, उनके बारे में लोगों को सजग करना, उनके योगदान को लोगों को बताना, है ना, लोगों के माध्यम से पूरे समाज में संचार करना और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करना, है ना, कि जिन महापुरुष की भी मूर्ति लगी होगी उस तरह कार्य हमें भी करने चाहिए, है ना, ताकि हमारा समाज में नाम हो सके, है, समाज के लोग अच्छा कार्य कर सके। तो निसंदेह एक पॉजिटिव, जिसको कहते हैं ना, एक सकारात्मक संदेश देना इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य हो सकता है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। यहां पर भी आपसे ही क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आपसे हैं, फिर मैम क्यों बताए। ओके, तो ये आप अपने इच्छा से, क्योंकि आपने भी अपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपने भी बहुत सारे कैरेक्टर को देखा है, बहुत सारे चरित्र को देखा है ना, तो आपका जो फेवरेट चरित्र होगा, जिसके बारे में आप चाहते हो कि आसपास के लोग जाने, है ना, उनसे इंस्पायर हो, तो इस तरह के चरित्र में आप किसी की भी मूर्ति मूर्ति लगवा सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं कि किसकी मूर्ति आप लगवाना चाहेंगे। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। मतलब अब यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन एक ये भी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उस मूर्ति को लगाने के प्रति, माने उस मूर्ति के सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि उस मूर्ति के प्रति आपके, मतलब सिर्फ मूर्ति लगाना ही काफी नहीं होता है ना, हमारा फर्ज वहां पे खत्म नहीं हो जाता। जैसे वहां नेताजी के पाठ में है ना कि मास्टर जी ने मूर्ति लाकर पटक दिए, एक वर्ड है ना, पटक देने का वादा किया, मतलब लगा दिया वहां पे। और चश्मे में मूर्ति पर चश्मा नहीं है, लेकिन उसका वहां पे जिसने भी लगाया हो या वहां के अधिकारियों से इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी या लोगों के प्रति इसका क्या उत्तरदायित्व है। तो निसंदेह हमारा या हमारे समाज का या लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसका रख रखाव करें, साफ सफाई करें, है ना, और उसको हमेशा सुरक्षित रखें। कई बार होता है ऐसा कि चौराहे पर कोई किसी की मूर्ति या प्रतिमा लगी होती है ना, और वह उचित देख रेख के बिना वो थोड़ी सी क्या कहूं, अच्छी हालत में नहीं दिखती, जिससे उसके किए गए कार्यों का या उसका भी अपमान कहा जा सकता है ना। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि अगर हमारे इलाके में कोई प्रतिमा या मूर्ति लगी है तो उसकी देखभाल या उसको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अमल भी करें।
अमल भी करें। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, हो सकता है कि वो परीक्षा उपयोगी ना हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लिखा जरूर कीजिए, जिससे क्या होती है ना, हमारी रचना और हमारी जो अभिव्यक्ति है ना, वो और स्ट्रांग होती है और अच्छी होती है। आप इसको लिखिए, है ना, इसके आंसर अपने शब्दों में ही लिखिए। हो सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ना आ रहा हो, जितना आ रहा हो उतना लिखो। अगर समय मिले तो अपने टीचर से करेक्शन भी करवा लो, और भी ना हो सके तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दे दो, मैं चेक कर देती हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा ना कहीं तुम्हारे अंदर का जो एक लेखक है ना, जो एक अभिव्यक्ति है, वो जागृत होगी, वो जीवित होगी। और आगे तुम्हारे लिए, या जब हम लिखते हैं एसे राइटिंग, जब लिखते हैं, या पत्र लेखन लिखते हैं, या कोई भी रचना जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे भी आप लिख सकते हो कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए, मतलब इसे शुद्ध रूप में लिखिए। क्या लिखना है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब इन पंक्तियों को अच्छे से एक बार दो बार पढ़ो और उसके बाद उसे शुद्ध रूप में, शुद्ध हिंदी में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। डेफिनेटली एक भाषा का दूसरी भाषा में आने से क्या होता है, शब्द जो है, शब्द भंडार हमारा और समृद्ध होता है ना। हमारी जो अभिव्यक्ति है वो और निखर कर आती है। हमारी जो बात होती है वो प्रभावशाली होती है। कई बार देखो, जब बात करते करते हम दूसरी भाषा को भी मिलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा, इफेक्टिव, ज्यादा वो इफेक्ट करता है कि हाँ अच्छा है। वही सारी चीजें आपको अपनी पुस्तिका में भी लिखनी है। तो बच्चों, यह रहा हमारे नेताजी पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मुझे लगता है लर्न भी हो गया होगा तुम्हें। हाँ, याद करने को मैम ने मना किया है, लेकिन समझने के लिए नहीं। और मैम ने लर्न करने को भी मना नहीं किया है। अगर आपकी रटंत विद्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर आप रट नहीं पाते, तो उसके लिए मैंने सुझाव दिया कि क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझो। समझ लोगे अगर, तो स्वयं भी लिख सकोगे या लिखने का प्रयास कर सकोगे। ठीक है, आज का चैप्टर हम यहां समाप्त करते हैं। आज का जो ये क्लास है हम यहां समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी और एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।